आप भी लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो इस बुक समरी को ध्यान से सुनें और बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सोचिए, अगर लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी प्रेजेंस को जेन्युइनली पसंद करें तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपसे दोस्ती करना चाहें और आपकी थिंकिंग से अग्री करें तो कैसा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप इन्फ्लुएंस और पॉपुलैरिटी की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ, डेल कार्नेगी की लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि लोगों से बेहतर तरीके से डील करने की एक साइंस है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का एक विस्तृत समरी देने वाला हूँ, जिससे आप सीखेंगे एक ही सोच में फंसे रहने की बजाय नए आइडियाज़ और नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, तेज़ी से और आसानी से दोस्त बनाना, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना और लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना, लोगों को अपनी सोच से सहमत कराना, बिना किसी बहस के अपना इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज बढ़ाकर काम करवाने की क्षमता को इम्प्रूव करना, कंप्लेंट्स को स्मार्टली हैंडल करना, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना और अपने रिश्तों को स्मूथ और प्लेजेंट बनाना, एक बेहतर स्पीकर बनना और बातचीत में ज़्यादा इंगेजिंग होना, अपने आसपास के लोगों में इंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी क्रिएट करना। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स, इन्फ्लुएंस और पर्सनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। चैप्टर 1, इफ़ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बी हाइव। 7 मई 1931 न्यूयॉर्क शहर की सबसे सेंसेशनल मैनहंट अपने आखिरी पड़ाव पर थी। हफ्तों की तलाश के बाद टू गन क्राउली, एक कुख्यात हत्यारा जो न शराब पीता था न धूम्रपान करता था, अपनी प्रेमिका के अपार्टमेंट में पुलिस से गिर गया था। 150 से अधिक पुलिसकर्मी और डिटेक्टिव्स ने उस इमारत को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने छत में छेद कर दिए, उसे बाहर निकालने के लिए आंसू गैस छोड़ी और आसपास की इमारतों पर मशीन गन्स तैनात कर दी। न्यूयॉर्क के एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया में गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई। क्राउली एक कुर्सी के पीछे छिपकर लगातार पुलिस पर गोलियां चलाता रहा। 10,000 से अधिक लोगों ने इस मंजर को देखा। जब क्राउली पकड़ा गया तो न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ईपी मुलरूनी ने उसे न्यूयॉर्क के इतिहास का सबसे खतरनाक अपराधी बताया। उन्होंने कहा, यह आदमी किसी को भी बिना वजह मार सकता है। लेकिन क्राउले खुद को कैसा इंसान समझता था? जब पुलिस उस पर गोली चला रही थी तभी उसने एक पत्र लिखा, मेरे कोट के अंदर एक थका हुआ लेकिन दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। थोड़े समय पहले ही उसने लॉन्ग आइलैंड की एक सुनसान सड़क पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। जब वह अधिकारी उसकी कार की चेकिंग करने आया तो क्राउली ने एक शब्द भी कहे बिना उसे गोलियों से भून दिया। उसके गिरते ही क्राउली ने पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर उठाई और एक और गोली मार दी, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुका है। और ये वही व्यक्ति था जिसने लिखा था, मेरे दिल में दया है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्राउली को इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा सुनाई गई। जब वह जेल में था तो उसने क्या कहा, यह सज़ा मुझे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैंने किसी को मारा, बल्कि इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने अपनी रक्षा की। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी, 2 गन क्राउली ने अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को दोषी नहीं माना। क्या यह सोचने का तरीका केवल अपराधियों में ही पाया जाता है? ऑल कैपोन, अमेरिका का सबसे कुख्यात गैंगस्टर जिसने चिकागो को अपराध और खून खराबे से भर दिया, उसने खुद को पब्लिक बेनिफिटर माना। उसने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल लोगों को खुशी देने में बिताए हैं और बदले में मुझे सिर्फ गालियाँ और एक भगोड़े का जीवन मिला। डच शुल्स, न्यूयॉर्क का एक कुख्यात अपराधी जिसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा, उसने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में खुद को मिसअंडरस्टूड पब्लिक सर्वेंट बताया। सिंग सिंग जेल के वार्डन लोइस लव्स ने कहा था, हमारे जेल में मौजूद कैदी खुद को बुरा इंसान नहीं मानते। वे अपने अपराधों को जायज़ ठहराने के लिए तरह तरह की दलीलें देते हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी जेल जाने के लायक नहीं थे। अगर अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधी खुद को गलत नहीं मानते तो आपके आसपास के आम लोग अपनी गलतियों को क्यों स्वीकार करेंगे? जॉन वानामेकर, जो अमेरिका में वानामेकर डिपार्टमेंट स्टोर्स के मालिक थे, उन्होंने कहा था, मैंने 30 साल पहले यह सीख लिया था कि किसी को डांटना बेकार है। मुझे खुद के सुधार पर काम करना चाहिए, दूसरों को सुधारने के बजाय। आलोचना से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि यह उल्टा नुकसान कर सकता है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति अपनी गलती सुधारने के बजाय अपने बचाव में तर्क देने लगता है। BF स्किनर, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक, ने यह साबित किया कि अगर किसी जानवर को उसके सही व्यवहार के लिए इनाम दिया जाए तो वह ज़्यादा जल्दी और बेहतर सीखता है, बजाय इसके कि उसे सज़ा दी जाए। हंस सेलिए, एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, ने कहा, जितनी हमें प्रशंसा की प्यास होती है उतना ही हमें आलोचना से डर लगता है। तो फिर हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अपने दोस्त विलियम टाफ्ट को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और उनका समर्थन किया। लेकिन जब रूजवेल्ट दोबारा राजनीति में लौटे तो उन्होंने टाफ्ट की खुलेआम आलोचना करनी शुरू कर दी। नतीजा, रिपब्लिकन पार्टी 2 भागों में बंट गई और 1912 का राष्ट्रपति चुनाव हार गई।
लेकिन क्या थियोडोर रूजवेल्ट की आलोचना से टैफ्ट को अपनी गलती महसूस हुई? नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग कर सकता था। लिंकन भी अपने युवा दिनों में बहुत आलोचना करते थे। वे लोगों की गलतियां अखबारों में लिखते थे और उन्हें रिडिक्यूल करते थे। लेकिन जब उन्होंने एक शक्तिशाली पॉलिटिशियन जेम्स शील्ड्स का मजाक उड़ाया तो शील्ड्स ने उन्हें ड्यूअल यानी तलवारबाजी की लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। लिंकन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी किसी की इंसल्ट नहीं की। सिविल वॉर के दौरान भी जब उनके जनरल मीड ने उनकी सीधी आज्ञा को नज़रअंदाज किया और कन्फेडरेट आर्मी को भागने दिया तो लिंकन ने गुस्से में एक पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने उसे भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह पत्र मीड को सुधारने के बजाय उसे और डिफेंसिव बना देगा। मार्क ट्वेन ने भी कई बार गुस्से में कड़वे पत्र लिखे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें कभी भेजने नहीं दिया। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। चैप्टर 2, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड और जॉन ड्यूई दोनों का मानना था कि हर इंसान में एक गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की, टू फील इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी जगह देख लीजिए, लोग अपने अचीवमेंट्स को दूसरों को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते। घरों में नाम की नेम प्लेट, गाड़ियों पर खास नंबर प्लेट, सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की दौड़, हर चीज़ के पीछे यही इच्छा छुपी होती है। चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स में से एक थे, उन्हें एक साल में $1 मिलियन से ज़्यादा सैलरी मिलती थी, जो उस समय किसी भी उद्योगपति के लिए असाधारण थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दी जाती है तो उन्होंने कहा, मैं लोगों से काम करवाना जानता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी स्किल है। श्वाब का सीक्रेट था लोगों की सराहना, अप्रिशिएशन करना और उन्हें महत्व देना। वे कहते थे, मैं किसी भी इंसान में कमियां ढूंढने की जगह उसकी अच्छाइयां खोजता हूँ। अब्राहम लिंकन के समय में एक माँ के 3 बेटे सिविल वॉर में मारे गए थे। लिंकन ने उसे एक पत्र लिखा जो आज भी हिस्ट्री के सबसे भावुक पत्रों में से एक माना जाता है। इस पत्र में उन्होंने न केवल सहानुभूति जताई बल्कि इस बात को भी स्वीकार किया कि उसका बलिदान देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। लिंकन जानते थे कि लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना सबसे बड़ी कला है। वाई क्रिटिसिज्म फेल्स बट अप्रिशिएशन वर्क्स। क्रिटिसिज्म से लोग चेंज नहीं होते, लेकिन ऑनेस्ट अप्रिशिएशन से वे अपने बेस्ट वर्जन में बदल सकते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध नेता नेपोलियन बोनापार्ट भी यही समझते थे। उन्होंने कहा था, मैंने दुनिया पर राज किया क्योंकि मैंने लोगों को एक चीज़ दी, महत्व का एहसास। उनके सैनिक उनके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे, सिर्फ इसलिए कि नेपोलियन उन्हें सम्मान देता था। दूसरी तरफ नेपोलियन के उत्तराधिकारी लुई फेदर ने अपनी जनता की इच्छाओं को नज़रअंदाज किया और परिणाम स्वरूप फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका पूरा शासन खत्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखें, अप्रिशिएशन और फ्लैटरी यानी चापलूसी में बहुत अंतर होता है। फ्लैटरी नकली होती है और लोग इसे पहचान लेते हैं। अप्रिशिएशन दिल से आती है और ये लोगों पर गहरा असर डालती है। श्वाब कहते थे, मैं चापलूसी से नफरत करता हूँ, मैं केवल जेन्युइन अप्रिशिएशन में विश्वास करता हूँ। इसलिए जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करें, वह सच्चा और दिल से होना चाहिए। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। चैप्टर 3, ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैनॉट वॉक्स अ लोनली वे। एक दिन एक ओल्ड लेडी न्यूयॉर्क सिटी में एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने वाले क्लर्क के पास गई। वो एक छोटा सा सामान खरीदना चाहती थी। क्लर्क ने बिना किसी उत्साह के उसे वह सामान दिया और दूसरी ओर देखने लगा। महिला ने धीरे से कहा, मैं यहाँ खरीदारी नहीं करने आई हूँ, मुझे सिर्फ गर्मी से बचने के लिए बैठना था। क्लर्क ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद एक और क्लर्क आया और मुस्कुराते हुए महिला से बात करने लगा। उसने न केवल महिला की बात सुनी बल्कि उसका ध्यान भी रखा। महिला ने थोड़ी देर बाद धन्यवाद दिया और चली गई। कुछ समय बाद उसी महिला ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को उस स्टोर में भेजा और कहा कि वह वहाँ से पूरी बिल्डिंग का फर्नीचर खरीदना चाहती है। उस महिला का नाम था अंद्रेस कार्नेगी, अमेरिका के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक की पत्नी। महत्वपूर्ण सीख, अगर आप दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वे आपको पसंद करेंगे। जॉन डी रॉकफेलर, जो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने अपनी कंपनी स्टैंडर्ड ऑनेल में अपने कर्मचारियों के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाया। जब उनकी कंपनी के एक कर्मचारी एडवर्ड बेडफोर्ड साउथ अमेरिका में एक डील पर काम कर रहे थे तो उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी। बेडफोर्ड ने स्टैंडर्ड ऑयल के लाखों डॉलर डुबा दिए। लेकिन जब बेडफोर्ड रॉकफेलर से मिले तो रॉकफेलर ने उन्हें फटकारने की बजाय कहा, मैं देख रहा हूं कि तुमने इस गलती से क्या सीखा, अगली बार तुम और बेहतर करोगे। रॉकफेलर जानते थे कि किसी व्यक्ति के काम में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना उसे और ज़्यादा प्रेरित करता है। थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का राज थियोडोर रूजवेल्ट का एक असिस्टेंट था, जेम्स गारफील्ड, जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। गारफील्ड ने रूजवेल्ट के बारे में कहा, जब रूजवेल्ट किसी से मिलते थे तो वे हर बार उसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। उन्हें याद रहता था कि वह व्यक्ति क्या पसंद करता है, उसके परिवार में कौन कौन है और उसकी हॉबीज़ क्या हैं। रूजवेल्ट की यह आदत लोगों को खास महसूस कराती थी और यही कारण था कि वे इतने लोकप्रिय थे। लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने की कला सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है।
डॉग्स क्यों सबसे अच्छे दोस्त होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह आपको सच्चे दिल से पसंद करता है। जब आप घर आते हैं तो आपका कुत्ता वैगिंग टेल के साथ आपका स्वागत करता है। वह आपको देखकर जेन्युइनली एक्साइटेड होता है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर आप भी दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं तो लोग आपको पसंद करेंगे। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। पार्ट 2, 6 ways to make people like you. चैप्टर 1, डू दिस एंड यूल बी वेलकम एनीवेयर। 1888 में एक लड़का मिजूरी के मैरीविल नामक गांव में बड़ा हो रहा था। वह गरीब था, देखने में भी खास नहीं था और उसमें कोई विशेष प्रतिभा भी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वह लोगों को पसंद करता था और उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेता था। ये लड़का आगे चलकर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रचारक बना, जेम्स फ्रांसिस बिक्सी। बिक्सी का कहना था, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप में दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने की कला होनी चाहिए। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी का एक दिलचस्प सर्वे। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बार एक स्टडी की जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि लोग बातचीत के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। पता चला कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द आई यानी मैं था और यह बाकी किसी भी शब्द से 4 गुना ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब साफ है, हर इंसान को खुद के बारे में बात करना पसंद होता है। अब अगर आप किसी को पसंद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। उनसे उनके जीवन, उनके काम, उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना चाहिए। जब आप किसी से यह कहते हैं, मुझे आपकी राय जाननी है या आपके विचार क्या हैं, तो वे आपको पसंद करने लगते हैं क्योंकि आप उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ पर बात कर रहे होते हैं, उन खुद के बारे में। डेल कार्नेगी एक बार एक पार्टी में गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जो बोटैनिकल रिसर्च में स्पेशलिस्ट थी। कार्नेगी को इस विषय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने महिला से उसके काम के बारे में सवाल पूछे। कार्नेगी ने पूरी बातचीत के दौरान सिर्फ सुना और सवाल पूछे। उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन उस महिला ने कहा, डेल कार्नेगी दुनिया के सबसे अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। लेकिन असल में कार्नेगी ने एक भी शब्द अपने बारे में नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ महिला की बातें ध्यान से सुनी। यही एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। प्रिंसिपल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। चैप्टर 2, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। आप दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी संस्कृति में देखें, एक चीज़ हर जगह यूनिवर्सल है, एक स्माइल की ताकत। जेम्स वी फॉरेस्टल, जो एक समय अमेरिका के नेवी सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने वॉशिंगटन में अपना पद संभाला तो उन्होंने नेवी के सभी ऑफिसर्स और कर्मचारियों को एक खास गाइडलाइन दी, जब भी किसी से मिले तो सबसे पहले मुस्कुराएं। फॉरेस्टल जानते थे कि एक जेन्युइन मुस्कान किसी भी इंटरेक्शन की शुरुआत को पॉजिटिव बना सकती है। एक बार डेल कार्नेगी एक भीड़भाड़ वाले बैंक में गए। वहाँ एक कैशियर बेहद रूखा और चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा था। कार्नेगी ने उस कैशियर को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और एक फ्रेंडली अंदाज में बात की। नतीजा, कैशियर का व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने न केवल कार्नेगी की मदद की बल्कि अतिरिक्त सहयोग भी दिया। कार्नेगी ने वहाँ से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो सबसे पहले खुद उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और इसकी शुरुआत एक जेन्युइन मुस्कान से करें। एक मुस्कान आपकी पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकती है? साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था, हम खुश होने के कारण नहीं मुस्कुराते, बल्कि हम मुस्कुराने के कारण खुश होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जानबूझकर मुस्कुराएं तो आप खुद को और आसपास के माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं। न्यूयॉर्क की एक बीमा कंपनी के मालिक ने अपने सेल्स एजेंट से कहा कि अगर वे मुस्कुराएंगे तो उनकी सेल्स बढ़ेंगी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एजेंट्स को फ़ोन पर बात करते समय भी मुस्कुराने को कहा। नतीजा, उनकी सेल्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। थियोडोर रूजवेल्ट की अनोखी आदत। थियोडोर रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस के सभी कर्मचारियों, चाहे वह गार्डनर हो, कुक हो या किसी अन्य पद पर हो, सभी के नाम याद रखे हुए थे। लेकिन सिर्फ नाम याद रखना ही काफ़ी नहीं था। जब भी वह किसी से मिलते तो उन्हें जेन्युइनली खुश होकर ग्रीट करते। उनकी मुस्कान और वार्म एटीट्यूड की वजह से लोग उनसे इंस्टेंटली जुड़ जाते थे। यही कारण था कि वह हर जगह लोकप्रिय थे। प्रिंसिपल 2, स्माइल। चैप्टर 3, इफ़ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे प्यारी आवाज़ कौन सी होती है? ये किसी संगीत कार्य की आवाज़ नहीं, बल्कि खुद आपके नाम की आवाज़ है। दुनिया में हर इंसान अपने नाम को सुनना पसंद करता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व का प्रतीक होता है। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक थे, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय इस कला को दिया, लोगों के नाम याद रखना और उन्हें उनके नाम से बुलाना। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम अमर करना चाहता है तो उसे दूसरों के नाम याद रखने चाहिए। कार्नेगी ने अपने स्टील बिजनेस में हज़ारों कर्मचारियों को काम पर रखा और वह कोशिश करते थे कि उनके ज़्यादातर कर्मचारियों के नाम उन्हें याद रहें। जिम फार्ले की अनोखी क्षमता। जिम फार्ले
जो रूजवेल्ट के कैंपेन मैनेजर थे, उन्होंने हजारों लोगों के नाम याद रखने की क्षमता विकसित की थी। उन्होंने कहा, मैंने 50,000 से ज़्यादा लोगों के नाम और उनके परिवारों के बारे में जानकारी याद रखी थी। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें पॉलिटिक्स में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। जब रूजवेल्ट ने उन्हें कैंपेन संभालने के लिए कहा तो उन्होंने इस स्किल का भरपूर इस्तेमाल किया। रूजवेल्ट की जीत में फार्ली की यह क्षमता बहुत बड़ी वजह बनी। वाई नेम्स मैटर। एक बार कार्नेगी एक डिनर पार्टी में गए, जहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आप मुझे पहचानते हैं? कार्नेगी ने जवाब दिया, मुझे क्षमा करें लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप मेरे नाम के पहले अक्षर से मुझे पहचान सकते हैं। कार्नेगी को इस बात का एहसास हुआ कि नाम किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है। जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे महान शासकों ने अपनी पहचान को अमर बनाने के लिए अपने नाम पर शहरों, सड़कों और इमारतों के नाम रखे। हर इंसान अपने नाम को याद रखे जाने की इच्छा रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनके नाम को याद करें और उन्हें उनके नाम से बुलाएं। प्रिंसिपल 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। चैप्टर 4, एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। एक महान कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बस दूसरे व्यक्ति में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं और उनकी बातें ध्यान से सुनें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निकल्स ने कहा है, अच्छे लिसनर्स न केवल लोकप्रिय होते हैं बल्कि वे बहुत कुछ सीखते भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी कंपनी एंजॉय करें तो उन्हें ज़्यादा बोलने दें और खुद कम बोलें। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, आप सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? सभी ने जवाब दिया, उस व्यक्ति के साथ जो हमारी बातें ध्यान से सुनता है। राजा ने इस बात को समझा और अपने दरबारियों की बातें ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह अपने साम्राज्य के सबसे प्रिय शासकों में से एक बन गए। प्रिंसिपल 4, बी अ गुड लिसनर, encourage others to talk about themselves. Chapter 5, How to Interest People. डेल कार्नेगी एक बार न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी में गए। वहां उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो स्टॉक मार्केट में काम करता था। कार्नेगी को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बातचीत के दौरान उस व्यक्ति से उसके काम के बारे में सवाल पूछे। जैसे जैसे वह व्यक्ति अपने काम के बारे में बताने लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह पूरे जोश से बात करने लगा। वह अपनी सक्सेस, अपने चैलेंजेस और अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में विस्तार से बताने लगा। कार्नेगी ने कुछ खास नहीं किया, बस उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में बात करने का मौका दिया। थियोडोर रूजवेल्ट की स्ट्रैटेजी। थियोडोर रूजवेल्ट जब भी किसी से मिलते थे तो मीटिंग से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। वे यह पता लगाते थे कि वह व्यक्ति किन चीज़ों में रुचि रखता है और फिर उसी विषय पर बात शुरू करते थे। एक बार रूजवेल्ट से एक व्यक्ति मिलने आया जो नेचर और हंटिंग का बड़ा शौकीन था। रूजवेल्ट ने पूरी रात हंटिंग और नेचर के बारे में पढ़ाई की ताकि अगली सुबह वे उसकी पसंद के विषय पर बातचीत कर सकें। जब रूजवेल्ट उस व्यक्ति से मिले तो वह रूजवेल्ट की बातचीत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, थियोडोर रूजवेल्ट सबसे अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। लेकिन रूजवेल्ट ने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने बस उस व्यक्ति की रुचि के अनुसार बात की। लोगों की दिलचस्पी किसमें होती है? हर इंसान को अपनी पसंद, अपने शौक, अपने काम और अपने जीवन के बारे में बात करना पसंद होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी रुचि की चीज़ों के बारे में बात करने का मौका दें तो वह आपको पसंद करने लगेगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी इसी सिद्धांत को मानते थे। जब भी कोई मेहमान व्हाइट हाउस आता था, रूजवेल्ट पहले से ही उसके बारे में जानकारी जुटा लेते थे और ये पता लगाते थे कि वह किस चीज़ में रुचि रखता है। जब रूजवेल्ट उस व्यक्ति से मिलते तो वे उसी विषय पर बात करते। नतीजा, वह व्यक्ति रूजवेल्ट को तुरंत पसंद करने लगता था। द सीक्रेट ऑफ बीइंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो बस उनकी रुचि के विषयों पर बात करें। अगर कोई व्यक्ति फोटोग्राफी का शौकीन है तो उससे कैमरास और फोटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में बात करें। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है तो उससे उसके पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछें। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। चैप्टर 6, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। कुछ समय बाद विश्व युद्ध एक समाप्त होने के बाद डेल कार्नेगी ने लंदन में एक बहुमूल्य लेसन सीखा। वह उस समय सर रॉस स्मिथ के मैनेजर थे, जिन्होंने पहली बार एयरप्लेन से आधी दुनिया की यात्रा की थी और किंग ऑफ इंग्लैंड द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। एक शाम कार्नेगी सर रॉस के सम्मान में दिए गए एक बैंक्वेट में उपस्थित थे। वहाँ डिनर के दौरान एक व्यक्ति ने शेक्सपियर के एक कोट का रेफरेंस दिया, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ ह्यू देम हाउ वी विल। बाद में वह व्यक्ति कार्नेगी की ओर मुड़ा और पूछा, ये किससे लिया गया है? कार्नेगी ने उत्तर दिया, शेक्सपियर से लिया गया है। कौन से प्ले से? व्यक्ति ने फिर से पूछा। कार्नेगी ने स्वीकार किया कि उन्हें यह नहीं पता। ये जानने के लिए कि यह कोट हैमलेट से था, एक खास ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कार्नेगी ने महसूस किया कि वे उस व्यक्ति की तारीफ कर सकते थे बजाय इसके कि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। अगर कार्नेगी उस व्यक्ति को जवाब देते समय कहते, अरे ये तो हर कोई जानता है कि यह हैमलेट से लिया गया है,
तो वह व्यक्ति कार्नेगी को पसंद नहीं करता। लेकिन कार्नेगी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को महत्व दिया। सर वॉल्टर स्कॉट और एक गरीब किसान की कहानी। सर वॉल्टर स्कॉट, जो स्कॉटलैंड के महान लेखकों में से एक थे, एक बार अपने घर के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने एक किसान को अपने खेत में काम करते हुए देखा। स्कॉट ने किसान को उसके अच्छे काम के लिए सराहा और उसके साथ कुछ मिनट बातचीत की। वह किसान ये सोचकर इतना खुश हुआ कि सर वॉल्टर स्कॉट मुझसे बात करने रुके। सर वॉल्टर स्कॉट ने इस किसान को महत्व दिया और बदले में किसान ने उन्हें हमेशा याद रखा। जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि लोगों के साथ व्यवहार करने की कला किसी भी अन्य स्किल से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने अपनी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल में कर्मचारियों को सिर्फ वेतन नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह भी एहसास कराया कि वे कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब एक कर्मचारी ने एक बड़ी गलती की जिससे कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, तो रॉकफेलर ने उसे फटकारने के बजाय कहा, मैं देख रहा हूं कि तुमने इस गलती से क्या सीखा। अगली बार तुम और बेहतर करोगे। यही एक महान लीडर की पहचान है, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। क्लोड मरे और एक कर्मचारी की कहानी। क्लोड मरे, जो फ्रांस में एक रेस्टोरेंट ओनर थे, उन्हें एक दिन अपनी सबसे भरोसेमंद कर्मचारी से रेजिग्नेशन लेटर मिला। मरे को यह देखकर झटका लगा, क्योंकि वह महिला पिछले 5 सालों से उनके साथ काम कर रही थी। उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने उससे कहा कि वह रेस्टोरेंट के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि वे खुद। उन्होंने यह बात सिर्फ उससे नहीं, बल्कि सभी कर्मचारियों के सामने कही। नतीजा, वह महिला इतनी प्रभावित हुई कि उसने तुरंत अपनी रेजिग्नेशन वापस ले ली। बेंजामिन डिसराली, जो ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान राजनेताओं में से एक थे, उन्होंने कहा था, लोगों से उनके बारे में बात करो और वे तुम्हें घंटों सुनेंगे। अगर आप किसी को इंस्टेंटली पसंद आना चाहते हैं तो उसे यह महसूस कराएं कि वह महत्वपूर्ण है और इसे सच्चे दिल से करें। प्रिंसिपल 6, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। चैप्टर 1, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप कभी किसी बहस को जीत नहीं सकते। अगर आप बहस हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो भी आप हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बहस में किसी को गलत साबित कर देते हैं तो आप भले ही सही हों, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय आपसे चिढ़ने लगता है। उसका आत्मसम्मान आहत होता है और वह आपकी बात मानने के बजाय और अधिक हठी हो जाता है। अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। पैट्रिक जे ओहेर नाम के एक व्यक्ति ने कार्नेगी की क्लासेस ज्वाइन की थी। ओहेर को बहस करना बहुत पसंद था और इसका असर उनके सेल्स करियर पर पड़ रहा था। जब भी कोई कस्टमर उनके ट्रक्स के बारे में कुछ गलत कहता, ओहेर तुरंत बहस में कूद पड़ते और तर्क वितर्क करने लगते। वे खुद मानते थे, मैंने कई आर्ग्यूमेंट्स जीते लेकिन कभी कोई सेल नहीं की। कार्नेगी ने उन्हें बहस से बचने की सलाह दी। कुछ समय बाद जब ओहेर एक बायर से मिलने गए तो बायर ने कहा, वाइट ट्रक्स, वे तो बेकार हैं, मैं कभी इन्हें नहीं खरीदूंगा। पहले के ओहेर होते तो वे तुरंत बायर से बहस करने लगते, लेकिन इस बार उन्होंने शांत रहकर कहा, आप सही कह रहे हैं, हुजिट ट्रक्स भी बहुत अच्छे हैं, वे एक बढ़िया कंपनी के बनाए हुए हैं। नतीजा, बायर चौंक गया। अब जब कोई बहस नहीं हो रही थी तो ओहेर को मौका मिला कि वे वाइट ट्रक्स के अच्छे फीचर्स पर बात कर सकें। ओहेर कहते हैं, पहले मैं बहस करता था और ग्राहक मेरे कंपेटिटर की ट्रक को और ज़्यादा पसंद करने लगता था, लेकिन अब मैं अपनी बात सही तरीके से रख पाता हूँ। उन्होंने बहस करना छोड़ दिया और वे न्यूयॉर्क के सबसे सफल ट्रक सेल्समैन में से एक बन गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी युवा अवस्था में बहुत बहस की, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीखा कि अगर आप किसी को बहस में हराते हैं तो आप कभी उसकी गुडविल नहीं जीत सकते। उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया, अगर मैं किसी से असहमत भी हूं तो मैं कभी सीधे यह नहीं कहूंगा कि वह गलत है। मैं विनम्रता और बुद्धिमानी से अपनी बात रखूंगा। क्यों बहस करना बेकार है? अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो भी सामने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर आपसे नफरत करने लगेगा, और अगर वह नफरत करने लगेगा तो क्या वह कभी आपकी बात मानेगा? कार्नेगी ने अपने जीवन भर के अनुभव से यह सीखा कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उसे अवॉइड करें। किसी आर्ग्यूमेंट को ऐसे अवॉइड करें जैसे कि आप सांप या भूकंप से बचते हैं। प्रिंसिपल 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। चैप्टर 2, अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे नफरत करें तो बस उन्हें यह बताइए कि वे गलत हैं। लोग अपनी राय को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। जब आप किसी को यह कहते हैं तुम गलत हो, तो आप सिर्फ उसकी बात को नहीं बल्कि उसकी पूरी सोच और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लोग बहस से नहीं बदलते, वे केवल अपनी इच्छा से बदलते हैं। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन कैथोलिक चर्च ने सदियों से यह दावा किया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने जब चर्च के इस विश्वास को गलत साबित किया तो क्या हुआ? चर्च ने उन्हें दोषी ठहरा दिया और उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े। सबक, जब आप किसी को सीधे सीधे गलत ठहराते हैं तो वह आपकी बात मानने के बजाय और ज़्यादा विरोधी बन जाता है। कार्नेगी का एक अनुभव। कार्नेगी एक बार एक डिनर पार्टी में थे।
जहां एक व्यक्ति ने एक ऐतिहासिक तथ्य गलत बताया। कार्नेगी ने तुरंत उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक दोस्त ने चुपके से कार्नेगी के कान में कहा, क्यों बहस करना, इसे जाने दो। कार्नेगी ने सीखा कि लोगों की गलतियां सुधारने से ज्यादा जरूरी है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी युवा अवस्था में बहुत बहस की, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीखा कि अगर आप किसी को बहस में हराते हैं तो आप कभी उसकी गुडविल नहीं जीत सकते। उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया, अगर मैं किसी से असहमत भी हूं तो मैं कभी सीधे यह नहीं कहूंगा कि वह गलत है। मैं विनम्रता और बुद्धिमानी से अपनी बात रखूंगा। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली ने एक बार अपने एक अधिकारी की तारीफ की। किसी ने उनसे कहा, लेकिन यह आदमी तो आपका कट्टर दुश्मन है, वह आपकी बुराई करता रहता है। रॉबर्ट ई ली ने जवाब दिया, राष्ट्रपति ने मुझसे उसकी राय नहीं पूछी, बल्कि यह पूछा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। उन्होंने यह दिखाया कि किसी के विचारों से असहमति रखने का मतलब यह नहीं कि उसका सम्मान न किया जाए। जीसस और डिप्लोमेसी की सीख। 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने कहा था, अपने दुश्मन से जल्दी सहमत हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि किसी से झगड़ने या बहस करने की बजाय आपको समझदारी और सम्मान के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। प्रिंसिपल 2, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। चैप्टर 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप गलत हैं तो उसे जल्दी और पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करें। अगर आप गलती करके उसे छुपाने की कोशिश करेंगे या बहाने बनाएंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप खुद अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति अधिक सहानुभूति रखेगा। एल्बर्ट हबर्ड, जो अपने समय के सबसे ओरिजिनल लेखकों में से एक थे, अक्सर अपनी लेखनी से लोगों को नाराज कर देते थे। जब कोई पाठक उनके किसी लेख से असहमत होकर उन्हें गुस्से भरा पत्र भेजता तो हबर्ड का जवाब होता, अब जब मैं इस पर दोबारा सोचता हूं तो मुझे भी नहीं लगता कि मैंने 100% सही लिखा था। मैं खुद भी अपनी पुरानी बातों से हर समय सहमत नहीं होता। मैं आपकी राय जानकर खुश हूं। अगली बार जब आप इस ओर आएं तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नतीजा, जो लोग उनसे नफरत करने वाले थे वे उनके दोस्त बन जाते थे। डेल कार्नेगी का अनुभव। एक बार कार्नेगी ने गलती से एक गलत ड्राइंग क्लाइंट को भेज दी। जब क्लाइंट ने इसकी शिकायत की तो कार्नेगी ने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने साफ कहा, अगर यह सच है तो मैं पूरी तरह गलत हूं और मेरी इस गलती का कोई बहाना नहीं हो सकता। नतीजा, क्लाइंट, जो पहले बहुत गुस्से में था, कार्नेगी को समझाने लगा कि यह कोई बड़ी गलती नहीं थी, इसे ठीक किया जा सकता है। ब्रूस हार्वी और एक महंगी गलती। ब्रूस हार्वी, जो न्यू मैक्सिको में काम करते थे, उन्होंने गलती से एक कर्मचारी को उसके सिक लीव के दौरान पूरी सैलरी जारी कर दी। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत कर्मचारी को बुलाकर कहा कि अगली सैलरी से यह कटौती करनी होगी। कर्मचारी परेशान हो गया और उसने अनुरोध किया कि यह कटौती किश्तों में की जाए। हार्वे जानते थे कि अगर वे अपने बॉस से इसकी अनुमति मांगते तो उन्हें कड़ी फटकार लगती, लेकिन हार्वी ने बॉस के पास जाकर बिना किसी बहाने के साफ कहा, यह पूरी तरह मेरी गलती थी और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हार्वे का बॉस पहले तो गुस्से में था, लेकिन जैसे जैसे हार्वी अपनी गलती स्वीकार करते गए, बॉस का गुस्सा कम होने लगा। अंत में उन्होंने बस कहा, ठीक है, इसे सही कर लो। हार्वे ने महसूस किया कि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना उसे छुपाने से कहीं ज्यादा आसान और प्रभावी होता है। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान गेटिसबर्ग की लड़ाई में कन्फेडरेट आर्मी की हार हुई। जनरल रॉबर्ट ई ली जानते थे कि पिकेट्स चार्ज उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने किसी और को दोष देने के बजाय कहा, यह सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी। ली की यह ईमानदारी इतिहास में उनकी महानता को और बढ़ा गई। एक पुरानी कहावत, झगड़े से आपको कभी पर्याप्त नहीं मिलेगा, लेकिन झुकने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। प्रिंसिपल 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। चैप्टर 4, अ ड्रॉप ऑफ हनी। अब्राहम लिंकन ने कहा था, एक बूंद मधु की अधिक मच्छरों को पकड़ती है तो एक गैलन गल का। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे तो वह और ज्यादा विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसे विनम्रता और दोस्ताना तरीके से अप्रोच करेंगे तो वह आसानी से आपकी बात समझेगा। डेल कार्नेगी बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, सूरज और हवा की कहानी। एक दिन सूरज और हवा में यह बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं इस आदमी के कोट को उतार सकता हूं। हवा ने जोर जोर से चलना शुरू किया, लेकिन जितनी तेज हवा चलती, आदमी ने अपना कोट उतारने की बजाय उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर सूरज मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी किरणों को चमकाना शुरू किया। कुछ ही देर में आदमी को गर्मी महसूस होने लगी और उसने खुद ही अपना कोट उतार दिया। सीख, कठोरता और गुस्से से आप किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन दोस्ताना रवैये से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। एफ गेल कॉनर और कार डीलरशिप का मामला। एफ गेल कॉनर नाम के व्यक्ति ने एक नई कार खरीदी, लेकिन 4 महीनों में ही उसे कार की सर्विसिंग के लिए बार बार जाना पड़ा। जब वह तीसरी बार डीलरशिप पर पहुंचे तो उन्होंने यह सोचा कि अगर वे बहस या गुस्सा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय उन्होंने सीधे डीलरशिप के मालिक मिस्टर वाइट से मुलाकात की और कहा, मैंने यह कार आपके शोरूम से इसलिए खरीदी थी क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि आपकी सर्विस बेहतरीन होती है।
मिस्टर वाइट ने यह सुनकर मुस्कुराया और कॉनर की समस्या को तुरंत हल करवाया। कॉनर ने यह सीखा कि अगर वे शिकायत करने की बजाय दोस्ताना रवैया अपनाते तो समस्या जल्दी हल हो जाती, और वैसा ही हुआ। स्ट्राइकर्स और वाइट मोटर कंपनी की कहानी। वाइट मोटर कंपनी में जब 2500 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो कंपनी के अध्यक्ष रॉबर्ट एफ ब्लैक ने क्या किया? उन्होंने श्रमिकों की निंदा नहीं की। उन्होंने समाचार पत्रों में उनकी शांतिपूर्ण हड़ताल की तारीफ की। उन्होंने स्ट्राइकर्स को बेसबॉल बैट्स और बॉल्स दी ताकि वे खाली समय में खेल सकें। उन्होंने उनके लिए एक बॉलिंग एले भी किराए पर ली। परिणाम, स्ट्राइकर्स, जिन्होंने पहले कंपनी के खिलाफ गुस्सा दिखाया था, अब खुद ही फैक्ट्री की सफाई करने लगे। सीख, अगर आप दूसरों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाएंगे तो वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। प्रिंसिपल 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। चैप्टर 5, द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस, जिन्हें एथेंस का गैडफ्लाई कहा जाता था, इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह बहस करने के बजाय लोगों को धीरे धीरे अपनी बात से सहमत करवा लेते थे। सोक्रेटिक मेथड, यस यस स्ट्रैटेजी। सोक्रेटिस की पूरी तकनीक यस यस रिस्पॉन्स पर आधारित थी। वह कभी भी सीधे यह नहीं कहते थे कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। इसके बजाय वे ऐसे सवाल पूछते थे जिनसे सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही उनकी बात से सहमत होने लगे। वे एक एक करके सवाल पूछते जाते थे जिससे सामने वाला बार बार यस कहता जाता था, और अंत में वही निष्कर्ष स्वीकार कर लेता था जिसे वह शुरू में अस्वीकार कर रहा था। सीख, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे बहस में हराने की बजाय छोटे छोटे सवालों के जरिए धीरे धीरे सहमत करें। एक बार पत्रकारों ने पुलित्जर प्राइज विजेता आर्चिबाल्ड मैकलीश का इंटरव्यू लिया। उन्होंने मैकलीश से कई मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन मैकलीश ने कभी भी सीधे जवाब नहीं दिए। इसके बजाय उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। नतीजा, पत्रकारों को खुद जवाब देने पड़े। धीरे धीरे वे मैकलीश के दृष्टिकोण से सहमत होने लगे। ये थी सोक्रेटिक मेथड की ताकत। हार्वर्ड प्रोफेसर हरी ए ओवरस्ट्रीट का सिद्धांत। प्रोफेसर हरी ए ओवरस्ट्रीट ने अपनी किताब इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखा, जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो उसका पूरा शरीर और मन सहमत होने की दिशा में बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं तो पहले उसे छोटी छोटी बातों पर यस कहने के लिए प्रेरित करें। बो एंड एरो स्टोर की बिक्री बढ़ाने का तरीका। एक व्यक्ति ने एक दुकान पर फ़ोन किया और एक बो किराए पर लेने की जानकारी मांगी। दुकान के मालिक ने जवाब दिया, हम अब धनुष किराए पर नहीं देते क्योंकि इससे हमें नुकसान होता था। क्या आपने पहले कभी धनुष किराए पर लिया है? ग्राहक, हाँ, कई साल पहले। दुकानदार, तब आपने शायद $25 से $30 भुगतान किया होगा। ग्राहक, हाँ बिल्कुल। दुकानदार, तो क्या आप पैसे बचाना पसंद करेंगे? ग्राहक, हाँ बिल्कुल। दुकानदार ने फिर बताया कि वे सिर्फ $34.95 में नया बो बेच रहे हैं, जो किराए से सिर्फ $4.95 ज़्यादा है। ग्राहक ने बो खरीद लिया और साथ में कई और चीज़ें भी खरीदी। क्यों? क्योंकि दुकानदार ने हाँ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, जिससे ग्राहक धीरे धीरे उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। सीख, किसी को सहमत करवाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे बहस में न उलझाएं, बल्कि छोटे छोटे सवालों से उसे खुद ही हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। प्रिंसिपल 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। चैप्टर 6, द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर कोई गुस्से में शिकायत कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे ध्यान से सुनें और उसकी भावनाओं को समझें। अगर आप किसी नाराज व्यक्ति को पूरी तरह से बोलने दें और उसकी भावनाओं को महत्व दें तो वह जल्दी शांत हो जाएगा। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी और एक गुस्साए ग्राहक की कहानी। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी को एक बार अपने सबसे गुस्सैल ग्राहक से निपटना पड़ा। ये व्यक्ति बार बार कस्टमर सर्विस को कॉल करता था और गालियां देता था। न्यूज़पेपर्स में कंपनी के खिलाफ शिकायतें लिखता था। पब्लिक सर्विस कमीशन में कई शिकायतें दर्ज करवा चुका था। कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शंस तक ले चुका था। आखिरकार कंपनी ने अपने सबसे अनुभवी ट्रबल शूटर को इस ग्राहक से मिलने भेजा। ये व्यक्ति वहां गया और सिर्फ सुना। उसने ग्राहक को अपनी भड़ास निकालने दी। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, बस हाँ कहकर उसकी बातें सुनी। वह 4 बार उस व्यक्ति से मिलने गया, हर बार उसे पूरी तरह से बोलने का मौका दिया। क्या हुआ? चौथी मुलाकात तक वह ग्राहक इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी सारी शिकायतें वापस ले लीं और कंपनी का सहयोगी बन गया। जूलियन एफ डेटमर और एक नाराज ग्राहक। जूलियन एफ डेटमर, जो डेटमर वुलन कंपनी के मालिक थे, एक दिन अपने ऑफिस में थे जब एक गुस्साए ग्राहक उनके पास आए। ग्राहक ने चिल्लाते हुए कहा, मैं आपसे कभी कोई सामान नहीं खरीदूंगा और मैं आपका बकाया बिल भी नहीं दूंगा। अगर डेटमर भी गुस्से में जवाब देते तो स्थिति और बिगड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्राहक को शांत तरीके से सुना। उन्होंने ग्राहक को उसकी भावनाएं पूरी तरह से व्यक्त करने दी। उन्होंने उसे यह महसूस करवाया कि उसकी समस्या को समझा जा रहा है। नतीजा, ग्राहक का गुस्सा कम हो गया और उसने न केवल बिल चुकाया बल्कि आगे भी कंपनी से खरीदारी जारी रखी।
एक नाराज़ व्यक्ति को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और शिकायत कर रहा है तो उसे रोकने या बहस करने की बजाय 1. उसे पूरी तरह से बोलने दें. 2. उसकी बातों को सहानुभूति के साथ सुनें. 3. ये दिखाए कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं. जैसे ही व्यक्ति को लगेगा कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा. प्रिंसिपल 6. लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग. चैप्टर 7. हाउ टू गेट कोऑपरेशन. डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सहयोग करें तो उन्हें यह महसूस कराएं कि विचार उनका ही था. लोग अपने खुद के विचारों को ज़्यादा पसंद करते हैं. अगर आप किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दें कि कोई आइडिया उसका ही है तो वह उसे ज़्यादा खुशी और जोश से अपनाएगा. चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे, उनके पास एक स्टील मिल मैनेजर आया और शिकायत करने लगा कि उसकी टीम काम नहीं कर रही है. श्वाब ने मैनेजर को कुछ कहने के बजाय कुछ अलग किया. उन्होंने एक चाक उठाई और ज़मीन पर लिखा 6. रात की शिफ्ट आई. उन्होंने पूछा, ये 6 क्या है? दिन की शिफ्ट के कर्मचारियों ने जवाब दिया, हमने आज 6 बैचेज स्टील तैयार किए. रात की शिफ्ट ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया. अगले दिन उन्होंने 6 मिटाकर 7 लिख दिया. जब दिन की शिफ्ट वापस आई तो उन्होंने 7 को 10 से बदल दिया. नतीजा, श्वाब ने बिना किसी आदेश या आलोचना के एम्प्लॉयज़ के अंदर कंपटीशन और मोटिवेशन जगा दिया. जूलियस सीजर की रणनीति. जूलियस सीजर अपनी सेना को कोई आदेश सीधे नहीं देता था. वह कहता था, हम क्या करें. जब सैनिक खुद ही सुझाव देते थे तो वे उस निर्णय को ज़्यादा जोश और उत्साह से लागू करते थे. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो उन्हें यह महसूस कराएं कि निर्णय उनका ही है. डेल कार्नेगी का अनुभव. कार्नेगी को एक बार एक व्यक्ति से मीटिंग करनी थी जो किसी भी तरह का सुझाव आसानी से नहीं मानता था. कार्नेगी ने सीधे कोई सुझाव देने के बजाय उससे पूछा, अगर आप मेरी जगह होते तो आप इस स्थिति में क्या करते. उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर वही सुझाव दिया जो कार्नेगी पहले से देना चाहते थे. सीख. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो उन्हें यह महसूस कराए कि विचार उनका ही था. प्रिंसिपल 7. लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स. चैप्टर 8. अ फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों को अपने विचारों से सहमत कराना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद उनकी नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश करें. लोग तर्क और ज़बरदस्ती से नहीं बदलते. वे तब बदलते हैं जब उन्हें लगे कि उनकी भावनाओं और विचारों को समझा जा रहा है. जेसी जेम्स और अपराधियों का मनोविज्ञान. कार्नेगी ने मिजूरी में जेसी जेम्स के घर का दौरा किया था. जेसी जेम्स एक कुख्यात अपराधी था, लेकिन अपने दोस्तों और करीबी लोगों के लिए वह एक नायक था. हर कोई खुद को सही मानता है, यहाँ तक कि अपराधी भी. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो सबसे पहले यह समझें कि वे क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं. हैमिल्टन जे फैरेल, जो पेंसिल्वेनिया में एक रियल एस्टेट व्यवसायी थे, के पास एक नाराज़ किराएदार आया जिसने अचानक मकान खाली करने का फैसला कर लिया. अगर फैरेल कानून के अनुसार किराएदार को लीज़ की शर्तों के बारे में समझाने लगते तो शायद स्थिति और बिगड़ जाती. इसके बजाय फैरेल ने यह कहा, मिस्टर डो, मैं आपकी बात समझता हूँ. मुझे यकीन है कि आपकी कोई मजबूत वजह रही होगी. इसके बाद उन्होंने किराएदार से पूछा, क्या आप अपनी समस्या को कुछ दिनों के लिए सोचकर देख सकते हैं. नतीजा, कुछ दिनों बाद किराएदार खुद आया और कहा, मैंने सोचा और फैसला किया कि मैं अपना लीज पूरा करूंगा. फैरेल ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई विवाद नहीं किया. उन्होंने बस सामने वाले की भावना को समझा. एक पुरानी कहावत, मैं तुम्हारे जूते में चलकर देखूंगा, फिर तुम्हारी बात को समझ पाऊंगा. अगर आप किसी को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी दुनिया को उसकी नज़रों से देखने की कोशिश करें. प्रिंसिपल 8. ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. चैप्टर 9. व्हाट एवरीबडी वांट्स. डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए और उसकी कद्र की जाए. सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं वह 2 मुख्य इच्छाओं से प्रेरित होता है, सेक्स अर्ज और महान बनने की इच्छा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था, मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है सराहे जाने की तीव्र इच्छा. उन्होंने इसे क्रेविंग कहा, एक ऐसी भावना जो भोजन और नींद की तरह ही ज़रूरी है. अगर आप इस स्वाभाविक इच्छा को संतुष्ट कर सकते हैं तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपका सम्मान करेंगे. कार्नेगी ने एक बार कैरियर कॉरपोरेशन के यंग ग्रेजुएट्स को प्रभावी बातचीत पर ट्रेनिंग दी. एक छात्र ने अपने साथियों को बास्केटबॉल खेलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने बातचीत इस तरह से शुरू की, मैं चाहता हूं कि तुम बास्केटबॉल खेलने आओ. मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन हाल ही में जिम में बहुत कम लोग आ रहे हैं. पिछले हफ्ते जब मैं वहां गया तो मेरे साथ सिर्फ 2-3 लोग थे और मुझे एक चोट भी लग गई. क्या उसने दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात की? नहीं. अगर उसने इस तरह बात की होती, अगर तुम बास्केटबॉल खेलोगे तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा और यह बहुत फन भी होगा, तो क्या नतीजा अलग होता? बिल्कुल. एक पिता और उसका बच्चा, प्रेरित करने की कला. कार्नेगी के एक छात्र का बेटा बहुत कमजोर था और ठीक से खाना नहीं खाता था. माता पिता ने बार बार कहा, मम्मी चाहती हैं कि तुम ये खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम बड़े और ताकतवर बनो, लेकिन बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया. फिर पिता ने खुद से सवाल किया,
बच्चा क्या चाहता है और मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से कैसे जोड़ सकता हूँ। उसका बेटा एक ट्राइसाइकिल पर खेलता था, लेकिन एक बड़ा लड़का रोज उसे धक्का देकर गिरा देता था। बच्चा गुस्से में आ जाता और बदला लेना चाहता। अब पिता ने उससे कहा, अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो और उस बदमाश लड़के को हराना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा। नतीजा, बच्चे ने खुद ही सब्जियां, फल और पोषण वाला खाना खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब खाना उसकी अपनी इच्छा बन गई थी। सीख, अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उनकी अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों से अपनी बात को जोड़िए। प्रिंसिपल 9, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। चैप्टर 10, एन अपील दैट एवरीबडी लाइक्स। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो उनकी उच्चतर भावनाओं को संबोधित करें। हर इंसान खुद को अच्छा, न्यायप्रिय और ईमानदार मानना चाहता है। अगर आप लोगों से उनकी नोबलर मोटिव्स, उच्चतर उद्देश्यों के आधार पर अपील करेंगे तो वे आपकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन और अफवाहों की समस्या। फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन अखबार के बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन होते हैं और बहुत कम न्यूज़। अगर अखबार के मालिक इस आरोप को सीधे नकारते तो क्या लोग उन पर विश्वास करते? शायद नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दिन के अखबार में छपे सारे लेखों को इकट्ठा कर एक किताब बनाई। ये किताब 307 पन्नों की थी, एक पूरी हार्ड बाउंड किताब जितनी बड़ी। उन्होंने यह दिखाया कि एक ही दिन में उनके अखबार में इतनी ज़्यादा खबरें छपती हैं। उन्होंने यह किताब अपने पाठकों और विज्ञापनदाताओं को दिखा दी। नतीजा, लोगों को खुद ही एहसास हो गया कि अफवाहें गलत थीं। जे पियरपोंट मॉर्गन ने कहा था, हर इंसान के पास किसी भी चीज़ को करने के दो कारण होते हैं, एक जो अच्छा लगता है और एक जो असली कारण होता है। लोग आमतौर पर अपने असली कारणों को नहीं बताते, लेकिन वे हमेशा यह देखना पसंद करते हैं कि वे एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। जॉन डी रॉकफेलर और श्रमिकों के साथ व्यवहार। रॉकफेलर, जो अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने अपनी कंपनियों में श्रमिकों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हमेशा उनके उच्चतर उद्देश्यों की अपील की। अगर किसी कर्मचारी से कोई गलती हो जाती थी तो रॉकफेलर सीधे उसे डांटने के बजाय कहते थे, मैं जानता हूं कि तुम इस कंपनी का भला चाहते हो और तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहते हो। इससे क्या होता था? कर्मचारी खुद ही अपनी गलती सुधारने और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे। एक नाराज ग्राहक को मनाने की कला। कार्नेगी के एक छात्र ने एक बार एक नाराज ग्राहक से डील की। ग्राहक बहुत गुस्से में था और भुगतान करने से इनकार कर रहा था। अगर छात्र सीधे उससे बहस करने लगते तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि आप एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि आप वही करेंगे जो सही है। क्या हुआ? ग्राहक खुद ही बिल का भुगतान करने को तैयार हो गया। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो उनकी उच्चतर भावनाओं को संबोधित करें। प्रिंसिपल 10, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। चैप्टर 11, द मूवीज डू इट, टीवी डज इट, व्हाई डोंट यू डू इट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सिर्फ सच बताना काफ़ी नहीं होता, हमें उसे दिलचस्प और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए। आज के ज़माने में ड्रामेटाइजेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है। मूवीज़ अपनी कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए नाटकीय दृश्य और इमोशनल सीन्स जोड़ती हैं। टीवी विज्ञापन अपने प्रोडक्ट्स को प्रभावी ढंग से बेचने के लिए उनकी खूबियों को लाइव दिखाते हैं। दुकानों के डिस्प्ले एक्सपर्ट्स अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक तरीके से रखते हैं ताकि ग्राहक उन्हें देखकर तुरंत खरीदने का मन बना लें। अगर हम किसी को अपनी बात से सहमत कराना चाहते हैं तो हमें भी ड्रामेटाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक नया रैट पॉइजन और बिक्री में 5 गुना इजाफा। एक कंपनी ने एक नए रैट पॉइजन का निर्माण किया। वे चाहते थे कि लोग इसे ज़्यादा खरीदें। उन्होंने विज्ञापन में बस यह कहने की बजाय कि यह जहरीला और असरदार है, उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक दुकान की डिस्प्ले विंडो में 2 जिंदा चूहों को रखा और उन्हें इस जहर के संपर्क में लाया। क्या हुआ? सिर्फ एक हफ्ते में बिक्री 5 गुना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से इसका असर देखा। टीवी एडवर्टाइजमेंट्स की शक्ति। आज हर विज्ञापन नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। एक टूथपेस्ट को दिखाया जाता है कि कैसे यह दांतों को सफ़ेद बनाता है। एक गाड़ी का ऐड में दिखाया जाता है कि कैसे यह मुश्किल सड़कों पर भी आरामदायक सफ़र देती है। एक साबुन का ऐड में यह दिखाया जाता है कि कैसे यह ग्रीस को आसानी से साफ कर देता है, जबकि दूसरा ब्रांड नहीं कर पाता। इन सब में एक चीज़ समान होती है, ड्रामेटाइजेशन। जेम्स बी बॉयंटन और एक अनोखी बिक्री रणनीति। जेम्स बी बॉयंटन को एक कॉस्मेटिक कंपनी के ओनर को यह समझाना था कि उनका प्रोडक्ट बाजार में कहाँ खड़ा है। पहले उन्होंने सिर्फ डेटा और स्टैटिस्टिक्स दिखाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने 32 अलग अलग ब्रांड्स के कोल्ड क्रीम्स को एक सूटकेस में भरा और उन्हें उस व्यक्ति की टेबल पर रख दिया। प्रत्येक जार पर एक टैग था जिसमें उसकी बिक्री और मार्केट परफॉर्मेंस लिखी हुई थी। नतीजा, उस व्यक्ति की रुचि तुरंत बढ़ गई। उसने खुद जार्स को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बॉयंटन को 10 मिनट देने का वादा किया था, लेकिन मीटिंग 1 घंटे तक चली। क्यों? क्योंकि अब यह सिर्फ शब्दों की बात नहीं थी, अब चीज़ें ड्रामेटिक
और विजुअली अपीलिंग हो गई थीं। सीख, अगर आप अपनी बात को असरदार बनाना चाहते हैं तो उसे रोचक और नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। प्रिंसिपल 11, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। चैप्टर 12, व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, ट्राई दिस। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर सभी तरीके काम न करें तो लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्हें एक चुनौती दें। हर इंसान में खुद को साबित करने और दूसरों से बेहतर बनने की इच्छा होती है। अगर आप किसी को चुनौती देंगे तो वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वह उस चुनौती को स्वीकार करे और उसे पूरा करे। हार्वी एस फायरस्टोन और एक महान प्रेरणा। हार्वी एस फायरस्टोन, जो फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के संस्थापक थे, ने कहा था, मैंने कभी नहीं पाया कि सिर्फ वेतन ही अच्छे लोगों को साथ लाने या बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। मैं सोचता हूं कि असली प्रेरणा खुद खेल में होती है। यानी लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे खुद को साबित करने और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी मेहनत करते हैं। फ्रेडरिक हिर्ट्जबर्ग का शोध। बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक हिर्ट्जबर्ग ने हजारों लोगों के वर्क एटीट्यूड्स का अध्ययन किया और पाया कि सबसे बड़ा प्रेरक पैसा, अच्छे कार्यस्थल या अन्य सुविधाएं नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रेरक खुद काम की चुनौती और एक्साइटमेंट होती है। अगर कोई काम मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण हो तो लोग उसे ज़्यादा जोश और एनर्जी के साथ करते हैं। प्रिंसिपल 12, थ्रो डाउन अ चैलेंज। पार्ट 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। चैप्टर 1, इफ़ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट, दिस इज़ द वे टू बिगिन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको किसी की गलती निकालनी ही है तो इसकी शुरुआत तारीफ से करें। अगर आप किसी को सीधे उनकी गलती बताकर आलोचना करेंगे तो वे बचाव की मुद्रा में आ जाएंगे और आपकी बात मानने के बजाय उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप पहले उनकी कोई अच्छी बात सामने लाते हैं और फिर सुधार की बात करते हैं तो वे इसे ज़्यादा आसानी से स्वीकार करेंगे। चार्ल्स श्वाब एक दिन अपनी स्टील मिल में घूम रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ कर्मचारी एक नो स्मोकिंग साइन के नीचे खड़े होकर धूम्रपान कर रहे थे। अगर श्वाब चाहते तो वे सीधे उन्हें डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। वे कर्मचारियों के पास गए और हर एक को एक सिगार दिया। फिर उन्होंने कहा, अगर आप इसे बाहर जाकर पीते तो मुझे बहुत खुशी होती। नतीजा, कर्मचारियों ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझा दी और श्वाब का सम्मान और बढ़ गया। जॉन वानामेकर और ग्राहक सेवा। जॉन वानामेकर, जो अमेरिका के सबसे सफल बिजनेसमैन थे, एक दिन अपने स्टोर में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला ग्राहक अकेली खड़ी है, लेकिन कोई भी सेल्समैन उसकी मदद नहीं कर रहा। वानामेकर ने क्या किया? उन्होंने कर्मचारियों को डांटा नहीं, बल्कि वे खुद काउंटर के पीछे गए और ग्राहक की सेवा की। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें यह एहसास कराया कि ग्राहकों का सम्मान करना सबसे ज़रूरी है। कार्ल लैंगफर्ड और ओपन डोर पॉलिसी। कार्ल लैंगफर्ड, जो ऑरलैंडो फ्लोरिडा के मेयर थे, चाहते थे कि वे आम नागरिकों से जुड़े रहें। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने से न रोका जाए, लेकिन फिर भी कई नागरिकों को ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। लैंगफर्ड ने क्या किया? उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा ही हटा दिया। परिणाम, उनकी ओपन डोर पॉलिसी सचमुच प्रभावी बन गई और लोग उनके प्रशासन से और ज़्यादा खुश हो गए। सीख, किसी को सुधारने से पहले उसकी कोई अच्छी बात की तारीफ करें। इससे आपकी आलोचना ज़्यादा प्रभावी और सम्मानजनक लगेगी। प्रिंसिपल 1, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। चैप्टर 2, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो उसे सीधे न टोकें, बल्कि उसे ध्यान से और सम्मानपूर्वक इंगित करें। अगर आप किसी को डांटते या आलोचना करते हैं तो वह तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन अगर आप इशारों में विनम्रता से उसकी गलती बताते हैं तो वह उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। लाइमन एबट और एक पत्नी की सूझबूझ। 1887 में हेनरी वॉर्ड बीचर का निधन हुआ और उनकी जगह लाइमन एबट को पादरी बनाया गया। एबट अपने पहले उपदेश के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपना भाषण बार बार लिखा, सुधार किया और जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाया। उनकी पत्नी चाहती तो कह सकती थी, लिमन, ये भाषण बहुत खराब है, ये लोगों को सोने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से कहा, ये तो बहुत अच्छा लेख है, शायद तुम इसे नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में भेज सकते हो। अबॉट समझ गए कि उनकी पत्नी उन्हें यह संकेत दे रही है कि यह भाषण सुनने लायक नहीं है। उन्होंने अपना पूरा भाषण फाड़ दिया और बिना किसी नोट्स के नया भाषण तैयार किया, जो बहुत सफल रहा। सीख, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करें, सीधी आलोचना से बचें। प्रिंसिपल 2, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। चैप्टर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो सबसे पहले अपनी गलतियों की बात करें। अगर आप सीधे किसी को उसकी गलती बताते हैं तो वह रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो वह आपकी आलोचना को ज़्यादा खुले दिल से स्वीकार करेगा। डेविड जेरूसन और धूम्रपान की आदत। डेविड जेरूसन एक पिता थे जिन्हें पता चला कि उनका बेटा डेविड सिगरेट पीने लगा है।
उन्होंने बेटे को फटकारने या चेतावनी देने के बजाय उससे कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी धूम्रपान शुरू किया था, लेकिन अब मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने अपने बेटे को यह दिखाया कि सिगरेट पीना उनकी भी गलती थी और अब वे उससे संघर्ष कर रहे हैं। नतीजा, डेविड ने खुद ही फैसला किया कि वह हाई स्कूल तक सिगरेट नहीं पिएगा और जैसे जैसे समय बीता उसने कभी धूम्रपान करना शुरू ही नहीं किया। मिस आइडा टारबेल, जो अमेरिका की प्रसिद्ध जीवनीकार थीं, उन्होंने एक बार ओवेन डी यंग के बारे में एक दिलचस्प बात बताई। एक व्यक्ति जिसने यंग के साथ 3 साल तक एक ही ऑफिस में काम किया था ने कहा, मैंने कभी भी ओवेन डी यंग को किसी को सीधे आदेश देते नहीं सुना। वह कभी यह नहीं कहते थे ये करो या ये मत करो, बल्कि वे सुझाव देते थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह तरीका बेहतर होगा? अगर हम इसे इस तरह करें तो कैसा रहेगा? इसका नतीजा क्या हुआ? उनके सहकर्मी खुद ही सही निर्णय लेने लगे और खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने लगे। सीख, अगर आप किसी से गलती सुधारने के लिए कहें तो पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। इससे लोग आपकी सलाह को ज्यादा आसानी से स्वीकार करेंगे। प्रिंसिपल 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। चैप्टर 4, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आदेश लेना पसंद नहीं करता। जब आप किसी को सीधे आदेश देते हैं तो वह अक्सर उसका विरोध करता है या उसे मजबूरी में मानता है, लेकिन खुशी से नहीं। एक अच्छे लीडर का काम आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को इस तरह से प्रेरित करना है कि वे खुद काम करने के लिए तैयार हो जाएं। ओवेन डी यंग की लीडरशिप स्टाइल। ओवेन डी यंग, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, ने कभी भी अपने कर्मचारियों को सीधे आदेश नहीं दिए। वह कभी नहीं कहते थे यह करो या यह मत करो। इसके बजाय वह कहते थे, आप इस पर क्या सोचते हैं? जब उन्होंने कोई चिट्ठी लिखवाई तो वह पूछते थे, क्या आपको लगता है कि इसे इस तरह से लिखना सही होगा? उन्होंने लोगों को खुद से सोचने और निर्णय लेने की आज़ादी दी, जिससे वे ज्यादा प्रेरित हुए। एक शिक्षक और गुस्साए छात्र की कहानी। पेंसिल्वेनिया के एक स्कूल में एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र ने अपनी कार को गैर कानूनी तरीके से खड़ा किया था, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया था। टीचर ने गुस्से में आकर चिल्लाया, यह कार किसकी है? तुरंत हटा लो, नहीं तो मैं इसे घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। क्या हुआ? छात्र ने गाड़ी हटा दी, लेकिन वह और उसके दोस्त उस शिक्षक से नफरत करने लगे। अगर वह शिक्षक सीधे आदेश देने के बजाय विनम्रता से अनुरोध करता तो छात्र बिना किसी नाराजगी के कार हटा देता। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इयन मैकडॉनल्ड नाम के एक मैनेजर को एक बहुत बड़ी ऑर्डर पूरी करनी थी, लेकिन समय बहुत कम था। अगर वह अपने कर्मचारियों से कहता इस ऑर्डर को समय पर पूरा करना ही होगा, तो शायद वे गुस्से में आ जाते। इसके बजाय उसने अपनी टीम को बुलाया और पूछा, क्या हमें इस ऑर्डर को पूरा करने का कोई तरीका मिल सकता है? क्या हम काम करने के घंटे एडजस्ट कर सकते हैं? क्या कोई बेहतर तरीका है जिससे हम इसे जल्दी कर सकें? नतीजा, कर्मचारियों ने खुद आइडियाज़ दी। वे काम को चुनौती के रूप में देखने लगे। ऑर्डर समय पर पूरा हो गया और किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन पर कोई दबाव डाला गया था। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सुझावों को खुशी से मानें तो आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। उन्हें खुद सोचने और निर्णय लेने का अवसर दें। प्रिंसिपल 4, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। चैप्टर 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हम अक्सर अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरों की इज्जत को ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सम्मान बनाए रखते हैं तो वे आपकी बात को ज़्यादा आसानी से मानेंगे। एना मज्जोन और एक बड़ी गलती। एना मज्जोन एक फूड कंपनी में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी। उन्हें अपनी पहली बड़ी असाइनमेंट मिली, एक नए प्रोडक्ट का टेस्ट मार्केटिंग, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी जिससे पूरी रिसर्च दोबारा करनी पड़ी। जब वो मीटिंग में अपनी रिपोर्ट देने के लिए गई तो वे डर से कांप रही थी। उन्हें लगा कि उनके बॉस उन्हें सबके सामने डांटेंगे, लेकिन उनके बॉस ने कहा, एना, नए प्रोजेक्ट में गलती होना आम बात है। मुझे तुम पर भरोसा है कि अगली बार तुम्हारा सर्वे और भी अच्छा होगा। नतीजा, एना खुद को अपमानित महसूस करने के बजाय ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हुई और दोबारा कभी वैसी गलती नहीं की। मार्शल ए ग्रेंजर और कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक विदाई। मार्शल ए ग्रेंजर, जो एक अकाउंटेंट थे, को हर साल इनकम टैक्स सीजन के बाद कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती थी। पहले वे कर्मचारियों को यह कहकर विदा करते थे, सीजन खत्म हो गया है, अब हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। इसका असर, कर्मचारी खुद को बेकार और अपमानित महसूस करते थे और कभी वापस काम पर नहीं आते थे। फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने हर कर्मचारी को उसके अच्छे काम के लिए सराहा और कहा कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो वे सबसे पहले उसी को बुलाएंगे। नतीजा, कर्मचारी सम्मानित महसूस करने लगे और जब ज़रूरत पड़ती तो खुशी खुशी वापस आ जाते। अंटवेन द सेंट एक्सुपेरी, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पायलट थे, ने कहा, मुझे किसी भी व्यक्ति की नज़र में उसकी गरिमा को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, बल्कि यह है कि वह खुद को कैसे देखता है। किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना एक अपराध है। सीख, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं या कोई कठिन संदेश देना चाहते हैं तो इस तरह दें कि उसकी गरिमा बनी रहे। प्रिंसिपल 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। चैप्टर 6, हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस।
डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी हर छोटी से छोटी प्रगति की तारीफ करें। अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो वह और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। प्रशंसा का जादू किसी भी आलोचना से ज्यादा प्रभावी होता है। चार्ल्स श्वाब, जो दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे, उन्होंने कहा, मुझे लोगों को सुधारने का केवल एक ही तरीका आता है, प्रशंसा और उत्साहवर्धन। उन्होंने कभी अपने कर्मचारियों की आलोचना नहीं की, बल्कि हमेशा उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहा। यही कारण था कि उनके कर्मचारी उनके लिए समर्पित थे। श्वाब ने कहा, अगर मेरे किसी कर्मचारी में कोई कमी होती तो मैं उसे सीधे नहीं बताता। मैं पहले उसकी कोई अच्छी बात खोजता और उसकी तारीफ करता, फिर धीरे से सुधार की बात करता। यह तरीका आलोचना से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। लियोनार्ड वुड की कहानी। लियोनार्ड वुड, जो बाद में अमेरिका के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी बने, जब वे युवा थे तो एक दिन उन्होंने एक डॉक्टर के ऑफिस में प्रवेश किया। डॉक्टर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। वुड ने यह शब्द कभी नहीं बुलाए। ये छोटी सी प्रशंसा उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। एक स्कूल शिक्षक और कठिन छात्र। एक शिक्षक ने एक बार अपने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले छात्र को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। पहली बार किसी ने उस छात्र पर विश्वास किया था। परिणाम, वह छात्र धीरे धीरे सुधार करने लगा और कुछ वर्षों बाद स्कूल का सबसे होनहार छात्र बन गया। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग बेहतर करें तो उन्हें यह विश्वास दिलाए कि वे कर सकते हैं। किसी को प्रोत्साहित करने का सही तरीका। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो यह करें। 1. छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। 2. लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे महान चीजें कर सकते हैं। 3. किसी की गलती बताने से पहले उसकी किसी अच्छी चीज की सराहना करें। प्रिंसिपल 6. प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। चैप्टर 7. गिव अ डॉग अ गुड नेम। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो उसे एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वह बनाए रखना चाहे। लोग अक्सर वैसे ही बन जाते हैं जैसा उन्हें महसूस कराया जाता है। अगर आप किसी को बदनाम करेंगे तो वह और बुरा व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप उसे एक अच्छा नाम देंगे तो वह उसे सही साबित करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर मार्टिन फित्ज्यू और उनकी सफाई कर्मी की कहानी। डॉक्टर मार्टिन फित्ज्यू, जो डबलिन, आयरलैंड में एक डेंटिस्ट थे, उनकी एक सफाई कर्मी थी, ब्रिजिट। एक दिन एक मरीज ने शिकायत की कि क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले कप होल्डर्स गंदे हैं। डॉक्टर फित्ज्यू इस समस्या को सीधे उठाने के बजाय उन्होंने ब्रिजिट को एक पत्र लिखा। ब्रिजिट, मैं आपसे बहुत कम मिलता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपने हमेशा क्लिनिक की सफाई को शानदार बनाए रखा है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कप होल्डर्स को और अधिक चमकाने की ज़रूरत है तो बेझिझक थोड़ा एक्स्ट्रा समय लें, मैं आपको इसके लिए भुगतान करूंगा। नतीजा, अगले दिन उनका पूरा ऑफिस चमक रहा था। ब्रिजिट ने कप होल्डर्स को इतना साफ किया कि वे मिरर की तरह चमकने लगे। सीख, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे यह एहसास दिलाएं कि वह पहले से ही बेहतर है और वह खुद को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। टॉमी, एक बिगड़ैल बच्चा, कैसे सुधरा। मिसेस रूथ हॉपकिंस न्यूयॉर्क में एक चौथी कक्षा की शिक्षिका थी। उनके क्लास में एक बच्चा था, टॉमी। टॉमी का रिकॉर्ड बहुत खराब था। वह लड़ाई करता था, वह शिक्षकों से दुर्व्यवहार करता था। उसने कई बार कक्षा में अनुशासन तोड़ा था, लेकिन जब हॉपकिंस ने उसे पहली बार देखा तो उन्होंने उसके बारे में सिर्फ एक बात कही, टॉमी, मुझे पता चला है कि तुम एक नेचुरल लीडर हो। मैं तुमसे उम्मीद कर रही हूँ कि तुम मुझे इस कक्षा को सबसे अच्छी कक्षा बनाने में मदद करोगे। नतीजा, टॉमी के पास अब एक अच्छे लड़के की छवि थी जिसे वह बनाए रखना चाहता था। वह जल्दी ही कक्षा का सबसे अनुशासित और जिम्मेदार बच्चा बन गया। सीख, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे तो उसे एक अच्छा नाम दे जिसे वह बनाए रखना चाहे। प्रिंसिपल 7. गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। चैप्टर 8. मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी की गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे यह महसूस करवाएं कि यह आसान है, मुश्किल नहीं। अगर किसी को यह लगे कि उसकी गलती बहुत बड़ी और सुधारना बहुत कठिन है तो वह निराश हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे यह दिखा दें कि तुम यह आसानी से कर सकते हो तो वह खुद को प्रोत्साहित महसूस करेगा और पूरी मेहनत से सुधारने की कोशिश करेगा। बॉब हूवर और एक गंभीर गलती। बॉब हूवर, जो एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे, एक बार एक एयर शो के लिए जा रहे थे। उड़ान के दौरान उनके प्लेन के दोनों इंजन्स अचानक बंद हो गए। किसी तरह उन्होंने प्लेन को क्रैश होने से बचाया और सेफली लैंडिंग करवाई। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि मैकेनिक ने जेट फ्यूल की जगह गलत फ्यूल भर दिया था। अगर हूवर चाहते तो उस मैकेनिक पर गुस्सा निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैकेनिक को बुलाया और गुस्से की बजाय एक शांत और प्रेरणादायक तरीके से कहा, गलतियां हम सबसे होती हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मैं उड़ान भरूं तो तुम ही मेरे विमान को रिफ्यूल करो। नतीजा, मैकेनिक का आत्मविश्वास बना रहा। उसने अपनी गलती से सीखा और आगे कभी ऐसी गलती नहीं की। अगर हूवर उसे डांटते या नौकरी से निकाल देते तो वह और ज्यादा डरा हुआ महसूस करता और शायद भविष्य में और भी गलतियां करता।
कार्नेगी के एक छात्र की सीख। कार्नेगी के एक स्टूडेंट जो सेल्स में काम करता था को अपने जूनियर की गलती सुधारनी थी। अगर उसने कहा होता तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो वह जूनियर डिमोटिवेटेड हो जाता। इसके बजाय उसने कहा तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखो। इस छोटे बदलाव की वजह से जूनियर को लगा कि सुधारना आसान है और उसने पूरी डेडिकेशन से अपनी गलती ठीक कर ली। सीख। अगर आप किसी को उसकी गलती सुधारने में मदद करना चाहते हैं तो उसे यह महसूस कराएं कि सुधारना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि आसान है। प्रिंसिपल 8, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। चैप्टर 9, मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू वट यू वॉन्ट। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी वही करें जो आप चाहते हैं तो उन्हें प्रेरित करें और सराहना दें, न कि आदेश या धमकी दें। लोग मजबूरी में नहीं बल्कि प्रेरणा से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन और उनका बेटा। एमर्सन एक दिन अपने बेटे के साथ एक बछड़े को खलिहान में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एमर्सन ने उसे धक्का दिया, लेकिन बछड़ा हिलने को तैयार नहीं था। उनके बेटे ने उसकी पूंछ खींची, लेकिन वह जिद्दी बना रहा। तभी एक नौकरानी आई। उसने बछड़े की कोमलता से गर्दन सहलाई और प्यार से उसे अंदर बुलाया। क्या हुआ? बछड़ा तुरंत नौकरानी के पीछे पीछे चल पड़ा। सीख। अगर आप चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी आपका कहा माने तो उन्हें जबरदस्ती खींचने के बजाय प्रेरित करें। चार्ल्स श्वाब की लीडरशिप रणनीति। श्वाब ने अपने कर्मचारियों से सबसे अच्छा काम कैसे करवाया? उन्होंने कभी आदेश नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने इच्छा और प्रेरणा का उपयोग किया। अगर किसी कर्मचारी ने गलती की तो श्वाब ने उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय उसकी अच्छाइयों की सराहना की। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता तो श्वाब उसे सबके सामने प्रशंसा और सम्मान देते। नतीजा, कर्मचारी खुशी खुशी और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते। एडवर्ड एम हाउस और वुडरो विल्सन। एडवर्ड एम हाउस, जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सलाहकार थे, उन्होंने कभी भी विल्सन से कोई आदेश नहीं दिया। इसके बजाय वह उन्हें प्रेरित करते थे और सुझाव देते थे। नतीजा, विल्सन ने हमेशा हाउस की सलाह को महत्व दिया। वे कभी ऐसा महसूस नहीं करते थे कि उन पर कोई आदेश थोपा जा रहा है। सीख। अगर आप चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी आपका कहा माने तो उन्हें प्रेरित करें, उनकी प्रशंसा करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे खुद यही करना चाहते हैं। प्रिंसिपल 9, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। कंक्लूजन। डेल कार्नेगी की यह टाइमलेस बुक लोगों के नेचर को समझने और उनसे बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने की एक पावरफुल गाइड है। इसमें दी गए प्रिंसिपल्स सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी हैं। अगर हम इस बुक की सबसे बड़ी सीख की बात करें तो वह है लोगों को क्रिटिसाइज करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर हम दूसरों को गलत साबित कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि बहस जीतने से कभी किसी का दिल नहीं जीता जाता। कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि क्रिटिसिज्म अवॉइड करें। लोग अपनी गलतियां रेयरली एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उन्हें ओपनली क्रिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिशिएशन दें। हर इंसान खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहता है। अगर आप लोगों को जेन्युइन तरीके से अप्रिशिएट करेंगे तो वे नेचुरली आपकी ओर आकर्षित होंगे। फ्रेंडली एटीट्यूड रखें। गुस्से और झगड़े की बजाय स्माइल और पॉजिटिव एनर्जी से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छे लिसनर बने। अगर आप लोगों की बातें ध्यान से सुनेंगे और उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वे आपको पसंद करने लगेंगे। लोगों की इंटरेस्ट्स को समझें। अगर आप उनकी पसंद और पैशंस पर बात करेंगे तो वे नेचुरली आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे। लोगों को उनके आइडियाज़ का क्रेडिट दें। जब कोई महसूस करता है कि आइडिया उसी का था तो वह उसे ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इस दुनिया में लोग सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस करना। अगर आप दूसरों को यह एहसास करवा सकते हैं तो आप न केवल लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये बुक कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में ऑनेस्टली अप्लाई करते हैं तो आप बेहतर दोस्त, अच्छा लीडर और ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।